हो बारे में बहुत सारे लोग को देखते हैं, भटकते रहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, कहाँ लें, कैसे लें, कितना ब्याज देना पड़ेगा, सिविल रिपोर्ट क्या है, किसी महीना में पैसा नहीं होगा, ब्याज नहीं देंगे तो बैंक क्या करेगी, ज़मीन खरीदना है, जिस ज़मीन पर मकान बनाएंगे वो सही है कि नहीं है, क्या देखें कि पता चले ये सही है। बहुत सारी जानकारी है जो लोग को पता नहीं रहता है या उसको समझने में प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हमारी सरकार जो है ये चाहती है, इनकी इच्छा है कि हमारे देश के हर एक आदमी के पास रहने का मकान हो, इसलिए इसको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिकता प्राप्त मीन्स प्राथमिकता रूप से हर आदमी को घर होना ज़रूरी है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। तो जो जो गरीब हैं या छोटे लोग हैं उनके लिए अलग योजना सरकार बना दी है। किसी को सब्सिडाइज रेट पर लोन मिल जाता है, किसी को गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, सरकारी योजना भी है, जिसको कुछ नहीं है उसके तहत भी लोन मिलता है, लोग घर बनाता है। थोड़ा बड़े लोग भी हैं, स्टैंडर्ड के अनुसार लोन मिलता है। कोई बड़े लोग भी हैं, बड़ा बड़ा मकान बनाएंगे, विला बनाएंगे, रेडीमेड मकान खरीदेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो सारे लोग भागते हैं बैंक की तरफ, उतना पैसा तो किसी के पास नहीं है, तो कहाँ जाएं, किस बैंक में जाएं, कैसे लोन का अप्रोच करें, तो आपको जानना ज़रूरी है। आज के डेट में लोन एनपीए होता है, इंस्टॉलमेंट जितना आपका बन गया, इंस्टॉलमेंट अगर एवरी मंथ आप नहीं दे रहे हैं तो 90 दिन के बाद वही एनपीए हो जाएगा। फिर अब आपके साथ समस्या आएगी, एनपीए क्या है, एनपीए हो गया तो बैंक क्या करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट जैसे होता है पब्लिक के बीच में, हमारे बीच में, आपके बीच में, हम लोग किसी बैंक को बोलते हैं होम लोन चाहिए, वो लोग बोलता है दे दो, दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोगों के घर के अगल बगल ज़मीन बिक रहा है, मन में चलता है बिक रहा है ले लेते हैं, रहेगा पड़ा हुआ कभी बनाएंगे, फिर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बैंक में जाएंगे बैंक बोल देगा होम लोन ले लो, किसी बैंक में जाएंगे वो बोल देगा लैंड लोन ले लो, अलग अलग स्कीम का नाम है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम होम लोन लिए हैं तो होम लोन होम बनाएंगे कि नहीं, बैंक हमको क्या बोलेगी। तो आप किसी से भी पूछिएगा तो कोई बोलेगा नहीं बनाइएगा, कोई बोलेगा बना लीजिएगा, कोई बोलेगा थोड़ा मोड़ा भी बना दीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं। कोई बोलेगा नहीं भी बनाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लोन का स्कीम चेंज कर देगा बैंक, थोड़ा सा ब्याज पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ये सब बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए होम लोन लेना है लीजिए, होम लोन बहुत अच्छा चीज़ है, सस्ता रेट पर मिलता है, लेकिन होम बनाइए, अपना मकान बनाइए। क्यों और कैसे, जैसे अभी आप जाइएगा होम लोन लेने, तो आज के डेट में तो सिविल रिपोर्ट बहुत बड़ा हो गया है। बैंक का ब्याज दर सिविल रिपोर्ट पर निर्धारित होता है, बैंकों में ने अपना अपना फिक्स कर रखा है। किसी का है 700 प्लस अगर है सिविल स्कोर तो हम थोड़ा ब्याज कम लेंगे, किसी का अमाउंट पर भी है, हमारा सिविल स्कोर इतना है और आप अमाउंट 30 लाख लेंगे, 25 लाख लेंगे तो हम आपसे ब्याज ये लेंगे, इसके ऊपर अगर अमाउंट आपका बढ़ता है तो ये लेंगे, ये सिक्योरिटी लेंगे, ज़मीन मकान सिक्योरिटी लेंगे, एक गारंटर लेंगे। फिर आपके मन में आता है हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमको कितने रुपए मिलेंगे, कितना मार्जिन देना होगा, सारा बात। तो आप ये समझिए कि होम लोन जब ले रहे हैं तो आपको होम बनाना ही पड़ेगा। किसी भी बैंक में जाइए, सरकारी प्राइवेट कहीं भी, बस वो आपको रिबेट थोड़ा दिन 1 साल या 2 साल दे सकता है। लोग बोलेगा आप रिबेट करके दे दो, आप 2 साल के अंदर में घर बना लीजिएगा। फिर आपके मन में चलता है 2 साल के अंदर में नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, तो 2 साल में बना लीजिएगा। कंडीशन ये है कि बनाने के बाद में जो अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट लगा कर देंगे कि यहाँ मकान बन गया, वो सर्टिफिकेट आपको बैंक में जमा करना है, तो होम लोन।
लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं कीजिएगा तो कोई मॉर्गेज लोन कर देगा, कोई कमर्शियल लोन कर देगा, तो आपका ब्याज दर का बहुत अंतर पड़ेगा। बहुत अंतर मीन्स अगर आप मान लिए 7% पर या 6.40% पर आपको होम लोन ऑफर करती है बैंक, तो 2 साल के बाद वो कमर्शियल हो गया तो 4% बढ़ जाएगा। दोषी कहाँ होगा? वो दोषी कोई नहीं है, दोषी आप खुद होंगे, क्योंकि आपने कंडीशन दिया है कि हम 2 साल के अंदर में मकान बना लेंगे, बनाकर सर्टिफिकेट दे देंगे। आप मकान भी बना भी लिए और बैंक को सर्टिफिकेट नहीं दिए बनवाकर, तो फिर भी आपका वो कमर्शियल हो जाएगा। तो आपको बनवाना ही है। कभी कभी आपको पता हो गया, कोई बता दिया नहीं 2 साल के अंदर बनाना होगा, फिर आप बोलेंगे नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो वो कोई बोल देगा थोड़ा सा खड़ा कर देना ना, कुर्सी खड़ा कर दीजिएगा, एक झोपड़ी खड़ा कर दीजिएगा। कोई बोलता है आप काम शुरू कर दीजिएगा। बस ये सब झांसे में नहीं आना। बैंक के पास टर्म एंड कंडीशंस होता है। जो आप लोन लेंगे सैंक्शन लेटर मिलेगा, सैंक्शन लेटर के लास्ट पेज में छोटा छोटा टर्म कंडीशंस लिखा रहता है, उसमें ये सारी बातें लिखी रहती है। सारी बातें मीन्स जो बैंक का नियम कानून है वो सारा कानून ही पॉइंट में बनाया हुआ रहता है। आपको अगर वो नहीं समझ में आ रहा है किसी से पूछने में, जानने में, तो किसी बैंक में जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं बोलिए कि सैंक्शन लेटर के लास्ट में जो टर्म कंडीशन है उसका एक पेज हमको प्रिंट लाइए, हम पढ़ेंगे। उसको आप पढ़ लेंगे, वो पूरा कानून है वो आप पर लागू है। हो सकता है आपके ब्रांच लेवल पर कोई बोले कि नहीं हम देखेंगे, मैनेज करेंगे, ऐसे नहीं होगा, तो भी आपको नहीं मानना है, क्योंकि ये जितने टर्म कंडीशंस है उसके सेंट्रली लागू होता है। ब्रांच में ये सब कुछ नहीं होता है। तो आपको ये सोचना है आपका सिविल रिकॉर्ड कितना है। मान लिया सिविल रिपोर्ट 700 से ऊपर है तो आपको 30 लाख लेना है। अगर आपको 1 करोड़ लेना है, 1.5 करोड़ लेना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? मान लिया आप सैलरी होल्डर हैं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 1 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है। तो इंडिया में जो आपका लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपको खाने के लिए जो है मिनिमम टेक होम पे 40% होना चाहिए। तो 1 लाख इनकम में आपको 40,000 रुपया अपने परिवार को खाने के लिए चाहिए, तो बाकी बैंक को आप 60,000 रुपये ही न दे सकते हैं। अब इसमें भी समझिए कि आप सैलरी होल्डर हैं, आपका पीएफ लोन लिए हुए हैं, कुछ पीएफ डिडक्शंस है, कुछ पीएफ लोन का डिडक्शंस है, किसी बैंक से आपने एक प्राइवेट फाइनेंसर से कार ले लिया, किसी आम पब्लिक से या कोई प्राइवेट लेंडर से कुछ आप कर्जा ले लिए। सब की देनदारी अलग अलग बनती है। ये टोटल आप जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास 60,000 बचत हो, जिसमें ये अन्य खुदरा जो अभी डिडक्शंस है ये आपका 30,000 है। तो अब आपके पास बैंक को लौटाने के लिए कितना पैसा है? 30,000। तो आप 1 महीना में बैंक को 30,000 ही न लौटाइएगा। इस 30,000 में हो सकता है कि 25,000 आपका इंटरेस्ट हो, तो 5,000 ही न मूलधन आपका प्रिंसिपल डाउन होगा। तो आप 1 महीना में 5,000 ही प्रिंसिपल आप डाउन करेंगे, तो आप 1 साल में कितना बैंक का करेंगे? 12×5 = 60,000। तो आप सोचेंगे हम 1 साल में 60,000 डाउन कर दिए तो हमको कितना चाहिए? अब आप सोचिए, आप नौकरी होल्डर हैं, आप 60 ईयर्स तक नौकरी कीजिएगा। आज आपका उम्र 40 ईयर्स है, तो 40 to 60 के बीच में 20 ईयर्स, इस 20 ईयर्स ही ना बैंक को आप पैसा दे पाएंगे। तो 1 महीना में अगर आप 20,000, 1 साल में अगर आप 60,000 दे रहे हैं तो 20 ईयर्स में 20 × 60 मीन्स आपको 12 लाख। आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी हुई? 12 लाख। तो तब आपको क्या करना है? अगर आपको मकान बड़ा बनाना है, आपका जॉइंट फैमिली है, आपके भाई आपके साथ में है, आपके पिता हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2 भाई मिलकर के होम लोन ले लीजिए। तो दोनों भाई की इनकम अगर जोड़ देंगे तो आपका इनकम ज़्यादा होगा। इनकम ज़्यादा होगा तो आपकी एलिजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब मान लिया कोई आप सर्विस होल्डर है, आपके भाई बिजनेस करते हैं, उनकी आमदनी कैसे जोड़ेंगे? तो वो भी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। उनका इनकम टैक्स रिटर्न है, उस आधार पर हम निकाल लेंगे कि इनका मंथली इनकम कितना है। उनकी भी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को भी निकाल लेंगे कि हाँ इनके पास कितनी लायबिलिटी, अब कितनी बचत है।
तो ये दोनों जोड़ करके जो है हम लोग एलिजिबिलिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए, अब आप जैसे ही बैंक जाएंगे लोन लेने तो वो लोग डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। डॉक्यूमेंट क्यों लेंगे? क्योंकि आपका जिस ज़मीन पर मकान बनने वाला है या बैंक लोन देने वाली है वो मकान बैंक मॉर्गेज करेगी, वो ज़मीन भी बैंक मॉर्गेज करेगी। ज़मीन मान लिया कि आपका 50 लाख का ज़मीन है, 1 करोड़ का मकान बनाएंगे तो 1 करोड़ मकान प्लस 50 लाख का ज़मीन वो टोटल 1.5 करोड़ हुआ। तो आप 1.5 करोड़ का फाइनेंस मांगते हैं अगर बैंक से और केवल 50 लाख का ज़मीन खरीद कर छोड़ देते हैं तो बैंक का तो 1 करोड़ डूबने वाला है, क्योंकि वो वसूली आपके ज़मीन से ही करेगा ना। तो बैंक को क्या करना है कि वो बोलेगी आपको मकान बनाना ही होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि मकान बढ़ने के बाद उस ज़मीन का कीमत 1.5 करोड़ हो जाएगा। आप नहीं बनाए तो 50 लाख, तो फिर बैंक आपको लोन ज़्यादा क्यों देगी? तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। अब चलिए, अब आप जैसे आप समझिए कि जैसे रोड पर आप चलते हैं, एक कलम गिर गया है, वो कलम आप उठाए और हमको दे दिए, हमसे 2 रुपया आपने लिया, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने ये 2 रुपया में कलम ख़रीदा है। लेकिन जब आपके पास जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कलम आपने ख़रीदा नहीं था, वो रोड से उठा लिया था। रोड से उठा लिया था मीन्स आपका इस कलम पर कोई अधिकार ही नहीं था। तो जब आपका कलम पर अधिकार नहीं है तो उस कलम को आप हमें ट्रांसफ़र करके उस पर हमारा अधिकार कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। भले हमने आपको पैसा दिया लेकिन उस कलम पर मेरा अधिकार हो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पहले आपका अधिकार उस पेन पर नहीं था। ठीक इसी तरह आप ज़मीन खरीदे हैं किसी को, ज़मीन आपका खतियानी है। खतियानी ज़मीन का मतलब कि जिस समय अंग्रेज़ लोग इंडिया से जाने लगे तो वो ज़मीन किसी किसी को दे दिए, उनके नाम में वो लिख दिए, तो जिनको लिख दिए वो उसका ज़मीन हो गया। तो वो जो ज़मीन है उसको खतियानी बोलते हैं। तो अंग्रेज़ ने जिसको ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया वो अगर आपसे ज़मीन बेच ले रहा है मीन्स उस खतियानी ज़मीन का मालिक उस ज़मीन पर से अपना अधिकार आपको ट्रांसफ़र किया, मीन्स आपका अधिकार वैलिड है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कलम आपने दुकान से अगर ख़रीदा 1 रुपये देकर तो कलम पर अधिकार बनता है, लेकिन रोड से उठाकर किसी ने आपसे बेच दिया तो आपका अधिकार कलम पर नहीं बनता है। ठीक इसी तरह जो खतियानी ज़मीन है, खतियानी होल्डर अगर आपको बेच दिया तो आपका अधिकार हुआ, और खतियानी होल्डर नहीं बेचा मीन्स ज़मीन किसी का है, खतियानी किसी का है, वो आदमी यहाँ नहीं है भी तो वो उसको पता नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया, अदर कंट्री में चला गया, कोई आदमी आपको बेच दिया बताकर ये मेरा है, तो आप तो पैसा देकर लिए लेकिन उस ज़मीन पर आपका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जिसने आपको ज़मीन बेचा है उसको अधिकार उस पर नहीं था। तो ज़मीन एक खतियानी होल्डर से आपको मिल गया। दूसरा हो सकता है कि एक ज़मीन रीसेल होता है। रीसेल मीन्स खतियानी होल्डर आपको उनको ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो वो अगर ये खतियान से इसका चैनल बनते आया, सही सही चेन बनते आया और लास्ट में आपने परचेज किया है, तो खतियान से ही जो अधिकार ट्रांसफ़र होते आया ज़मीन पर अगले खरीदार का, वो आप तक सही आ गया, इसलिए आप उस ज़मीन के होल्डर सही हैं। लेकिन बीच में से ही 3 आदमी आपने खरीदा खतियानी से, चौथा बीच में उसमें नहीं मिला ज़मीन, चौथा कोई दूसरा आदमी है जो आपको बेच दिया, फिर आप आगे बेच दिए, 2-3 राउंड आगे भी बिक गया, तो बीच में जहाँ से जिस पर अधिकार नहीं था, जिसका तीसरा आदमी के वो गलत ढंग से आपको बेच दिया, उस आदमी का उस ज़मीन पर अधिकार नहीं था, तो उसके ऊपर जितने लोग खरीदे हैं ज़मीन उसका किसी का अधिकार उस पर नहीं बनता है। तो उस तरह से जो ज़मीन खरीदा गया उसको कोई बैंक मॉर्गेज करेगा क्या? वो तो नहीं करेगा, क्योंकि उस ज़मीन पर आपका अधिकार ही नहीं है। आप वो ज़मीन ले करके आपको अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दे देता है तो कल होकर के आप बैंक को पैसा नहीं देंगे, बैंक जब वसूली करने आएगा तो तीसरा मालिक खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ये ज़मीन मेरा है।
तो आप जिस समय खरीदे हैं, जनरली लोग खरीदता है तो इतना जांच नहीं करता, कोई दूसरा तीसरा आदमी बोलता है इतना दिनों से इसका कब्जा है, कोई पड़ोसी बोल दिया हाँ इन्हीं का ज़मीन है, आप ले लिए, लेकिन बैंक नहीं मानेगी, बैंक ये सर्च करती है। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो पहले या तो सबसे अच्छा होता है कि खतियानी मिल गया, नहीं खतियानी है तो आप सर्च कीजिए कि वो चेन जो है, बिक्री का चेन है, वो सही है कि नहीं, तब न लीजिएगा। बीच में एक भी चेन अगर टूटा है तो आपका उस पर वैल्यूएबल राइट नहीं है। तो आप सब कर्म करते जाएंगे, लास्ट में दौड़ते दौड़ते पता चलेगा आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आप ज़मीन खरीदते समय इसको देखे नहीं। आपके ख़ानदान में भी वो है, आप उस पर यूज़ करते हैं बरसों से, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये ज़मीन मेरा है कि नहीं, कई पुश्त हो गया, फिर भी बैंक पता लगा लेगी। तो आपको ये देखना है। अब चलिए, कोई आदमी आपको बोल देता है कि ठीक है मेरे यहाँ आइए, हम आपको लोन दिला देंगे, ठीक है। तो कोई जब आप वहाँ आप जाएंगे तो इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको मकान बनाना है, नहीं बनाना है तो वो भी दिक्कत है। अभी मान लिया आपको पैसा ले लिए, आप बिजनेसमैन है, आपको इंस्टॉलमेंट बन गया 50,000 का एवरी मंथ, 50,000 का बनने लगा तो आप देने भी लगे। अब बिजनेसमैन है, आपका किसी कारण से 3 महीना 2 महीना बिजनेस बंद हो गया, या कोई बड़ा सा पूंजी है आपका लॉस में चला गया, अभी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप पैसा नहीं देंगे बैंक को। तो जब वो 2 महीना 3 महीना तक नहीं देंगे, 90 डेज तक नहीं देंगे, तो बैंक आपको बोलेगी आपका लोन एनपीए हो गया। एनपीए आप सुनेंगे, एनपीए क्या है? तो गांव घर में क्या होता है कि एनपीए का मतलब लोग जनरली अभी भी समझ लिया है एनपीए मीन्स पैसा नहीं देना। अभी भी गांव के नेता लोग हैं या जो लोकल लोग हैं वो सिखाते हैं छोटा मोटा लोन ले लो, जो प्राइवेटी सेक्टर का होता है, गाय बैल बकरी कुछ कुछ, और नहीं देना, एनपीए हो गया, बैंक तुमसे नहीं मांगेगी। लेकिन आपका जब होम लोन है तो आपको मकान, उसमें सिक्योरिटी है ना, तो बैंक बोलेगी एनपीए, आप एनपीए नहीं समझेंगे। एनपीए का मतलब हो जाता है कि अब आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपसे ज़बरदस्ती लेंगे। ज़बरदस्ती लेंगे मीन्स आपका मकान ज़मीन हम नीलामी कर देंगे। तो आप घबरा जाएंगे, अब हम कहाँ से दें, हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, अभी तो हमारी नौकरी छूट चुकी है, अब हम क्या करें? तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपके लिए अच्छा क्या होता है, आप बैंक जाइए, बैंक को बोलिए कि हमारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, 2 महीना 3 महीना के बाद में हमको पैसा आने वाला है, मेरी बिजनेस में लॉस हो गई है। तो बैंक आपसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा कर ज़मीन को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देगी, आपका इंस्टॉलमेंट का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। एक थोड़ा सा एग्रीमेंट आप फिर से कर दीजिएगा, बैंक अपने हिसाब से जो एग्रीमेंट करवा ले। तो आपको इस तरह में घबराना भी नहीं है। लेकिन इस बात को हर हमेशा ध्यान में रखना है कि ज़मीन पर मकान बनाना है। दूसरा चलिए, रीसेल। जनरली कोई नया मोहल्ला बसता है, खेत में है, खाली जगह, एग्रीकल्चरल लैंड है, लोग ज़मीन लेकर मकान बनाने लगा, उसको गवर्नमेंट के पास जा कर के उसको रेसिडेंशियल बनवा लिए। अब मोहल्ला बसने लगा, आप जाएंगे, अब उसमें हम ज़मीन खरीदेंगे, मोहल्ला बस गया, हम घर ले लेंगे। तो उस वहाँ का जो ज़मीन होल्डर है वो आप पहले से खरीद कर प्रॉफिट कमाने के लिए रखे हुआ है। आप उससे बोलिएगा, तो आपको जब देगा तो उस ज़मीन को रीसेल बोलते हैं। तो रीसेलिंग में क्या है कि जैसे जो पहले से ज़मीन लिया 1,000 रुपये स्क्वायर फीट खरीदे हुआ है, आज मोहल्ला बस गया, वैल्यू हो गया 2,000 रुपया हो गया। तो जब वो आदमी ज़मीन आपको बेचेगा तो उसको एक स्क्वायर फीट पर 1,000 रुपया का आमदनी बढ़ेगा। तो सरकार उसको क्या करेगी, उस 1,000 रुपये की आमदनी पर प्रॉपर्टी टैक्स लेगी, 20% मान लिया, तो 1,000 का 20% उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ही ज़मीन आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उसमें उसका हिसाब होगा, कैलकुलेशन होगा, आपने ख़रीदा था 1,000 में, बेच रहा है 2,000, आपको प्रॉफिट 1,000 के 20% हमको प्रॉपर्टी टैक्स अभी जमा कराकर डीडी बनाकर जमा कीजिए, रसीद यहाँ लाइए।
तो जो रीसेल करने वाला है, रीसेल ज़मीन वाला को वो देना है। प्रैक्टिकली आपको क्या बोलेगा रीसेल वाला, नहीं, वो जो 1000 बीच में जो प्रॉपर्टी टैक्स हमको लगने वाला है उसका 20% आप हमको इलीगली दे दीजिए, क्योंकि वो टैक्स हमको लगने वाला है, हम नहीं देंगे। तो आपके साथ क्या दिक्कत है, आप 2000 रुपीज़ के हिसाब से ज़मीन खरीद रहे हैं और वो बोलता है इलीगल पैसा लाओ। आप इलीगल कहाँ से देंगे, उसको तो अपने फ़ायदा से मतलब है ना। तो आपको इस बात को सोचना है कि नहीं, हमारा रेट यही है, यही लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स आपका है, आप जानिए। लेकिन इस बात पर बहुत प्रैक्टिकली मार्केट में ये होता है, वो लोग बोलता है नहीं इतना टैक्स लगने वाला, आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा, अब आप सोचिए आप कोई रीसेल ज़मीन लेते हैं, रीसेल के ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी आपसे डिमांड करता है, रेट भी खरीद लिए और आपको किसी ने बोल दिया होम लोन लेकर खरीद लो, अब आप घर भी नहीं बनाइएगा। तो एक होम लोन ले लिए आप 7% पर, 6.45% पर आपको दे दिया, 8% पर आपको दे दिया, तो आप अभी जोड़ रहे हैं 8% पर हमको मिल गया मकान, हम ले रहे हैं। 2 साल के बाद आप मकान नहीं बनाएंगे तो 4% और बढ़ गया, तो 12% हो गया ना। तो अभी आप कहाँ गए बताइए। जो रीसेल जिससे लिए उसको 1000 का 2000 दिए, प्लस उसका प्रॉपर्टी टैक्स दिए, प्लस इधर से ब्याज ले रहे हैं। आपकी किधर से बहादुरी है, कहीं से बहादुरी नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग बोलता है होम लोन ले लो, रेंट पर चला देंगे। बहुत सारे लोग लेते हैं रेंट पर चला देंगे। प्रैक्टिकली देखा गया है जितना इंटरेस्ट लग रहा है होम लोन पर, उस इंटरेस्ट का बराबर भी रेंट नहीं आता है, उससे कम ही आता है, और वो भी इलीगल आता है, क्योंकि सारे लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, सारे लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा, आप मकान बनाए दूसरे को रहने के लिए दे दिए, उसका बिजली ख़राब हो गया तो बोला बिजली बनवा दीजिए, नाला में पानी नहीं बह रहा है तो आपको बोलेगा नाला साफ़ कर दीजिए। आप सब करते करते आए, इधर बैंक परेशान कर रहा है, उधर आपका रेंटर परेशान कर रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आपको रहने का अगर मकान नहीं है तो होम लोन लीजिए और बनाइए और रहिए। जनरली यही होता है कि मेरे घर के बगल है ले लेंगे वाली बात वो अभी ज़माना नहीं है। इसलिए आपको सोचकर समझ कर आप जाएंगे तो इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको मकान बनाना है, नहीं बनाना है तो वो भी दिक्कत है। अभी मान लिया आपको पैसा ले लिए, आप बिजनेसमैन है, आपको इंस्टॉलमेंट बन गया 50,000 का एवरी मंथ, 50,000 का बनने लगा तो आप देने भी लगे। अब बिजनेसमैन है, आपका किसी कारण से 3 महीना 2 महीना बिजनेस बंद हो गया, या कोई बड़ा सा पूंजी है आपका लॉस में चला गया, अभी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप पैसा नहीं देंगे बैंक को। तो जब वो 2 महीना 3 महीना तक नहीं देंगे, 90 डेज तक नहीं देंगे, तो बैंक आपको बोलेगी आपका लोन एनपीए हो गया है। एनपीए आप सुनेंगे, एनपीए क्या है? तो गांव घर में क्या होता है कि एनपीए का मतलब लोग जनरली लोग अभी भी समझ लिया है एनपीए मीन्स पैसा नहीं देना। अभी भी गांव के नेता लोग हैं या जो लोकल लोग हैं वो सिखाते हैं छोटा मोटा लोन ले लो जो प्राइवेटी सेक्टर का होता है, गाय बैल बकरी कुछ कुछ, और नहीं देना, एनपीए हो गया बैंक तुमसे नहीं मांगेगी। लेकिन आपका जब होम लोन है तो आपको मकान उसमें सिक्योरिटी है ना, तो बैंक बोलेगी एनपीए, आप एनपीए नहीं समझेंगे। एनपीए का मतलब हो जाता है कि अब आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपसे ज़बरदस्ती लेंगे। ज़बरदस्ती लेंगे मीन्स आपका मकान ज़मीन हम नीलामी कर देंगे। तो आप घबरा जाएंगे, अब हम कहाँ से दें, हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, अभी तो हमारी नौकरी छूट चुकी है, अब हम क्या करें? तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपके लिए अच्छा क्या होता है, आप बैंक जाइए, बैंक को बोलिए कि हमारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, 2 महीना 3 महीना के बाद में हमको पैसा आने वाला है, मेरी बिजनेस में लॉस हो गई है। तो बैंक आपसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा कर ज़मीन को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देगी, आपका इंस्टॉलमेंट का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। एक थोड़ा सा एग्रीमेंट आप फिर से कर दीजिएगा, बैंक अपने हिसाब से जो एग्रीमेंट करवा ले, तो आपको इस तरह में घबराना भी नहीं है। लेकिन इस बात को हर हमेशा ध्यान में रखना है कि ज़मीन पर मकान बनाना है। दूसरा, चलिए रीसेल, जनरली कोई नया मोहल्ला बसता है, खेत में है,
खाली जगह एग्रीकल्चरल लैंड है, लोग ज़मीन लेकर मकान बनाने लगा, उसको गवर्नमेंट के पास जा कर के उसको रेसिडेंशियल बनवा लिए। अब मोहल्ला बसने लगा, आप जाएंगे अब उसमें हम ज़मीन खरीदेंगे, मोहल्ला बस गया हम घर ले लेंगे। तो उस वहाँ का जो ज़मीन होल्डर है वो आप पहले से खरीद कर प्रॉफिट कमाने के लिए रखे हुआ है। आप उससे बोलिएगा तो आपको जब देगा तो उस ज़मीन को रीसेल बोलते हैं। तो रीसेलिंग में क्या है कि जैसे जो पहले से ज़मीन लिया 1000 रुपये स्क्वायर फीट खरीदे हुआ है, आज मोहल्ला बस गया, वैल्यू हो गया 2000 रुपया हो गया। तो जब वो आदमी ज़मीन आपको बेचेगा तो उसको एक स्क्वायर फीट पर 1000 रुपया का आमदनी बढ़ेगा। तो सरकार उसको क्या करेगी, उस 1000 रुपये की आमदनी पर प्रॉपर्टी टैक्स लेगी, 20% मान लिया, तो 1000 का 20% उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ही ज़मीन आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उसमें उसका हिसाब होगा, कैलकुलेशन होगा, आपने ख़रीदा था 1000 में, बेच रहा है 2000, आपको प्रॉफिट 1000 के 20% हमको प्रॉपर्टी टैक्स अभी जमा कराकर डीडी बनाकर जमा कीजिए, रसीद यहाँ लाइए। तो जो रीसेल करने वाला है, रीसेल ज़मीन वाला को वो देना है। प्रैक्टिकली आपको क्या बोलेगा रीसेल वाला, नहीं, वो जो 1000 बीच में जो प्रॉपर्टी टैक्स हमको लगने वाला है उसका 20% आप हमको इलीगली दे दीजिए, क्योंकि वो टैक्स हमको लगने वाला है, हम नहीं देंगे। तो आपके साथ क्या दिक्कत है, आप 2000 रुपीज़ के हिसाब से ज़मीन खरीद रहे हैं और वो बोलता है इलीगल पैसा लाओ। आप इलीगल कहाँ से देंगे, उसको तो अपने फ़ायदा से मतलब है ना। तो आपको इस बात को सोचना है कि नहीं, हमारा रेट यही है, यही लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स आपका है, आप जानिए। लेकिन इस बात पर बहुत प्रैक्टिकली मार्केट में ये होता है, वो लोग बोलता है नहीं इतना टैक्स लगने वाला, आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा, अब आप सोचिए आप कोई रीसेल ज़मीन लेते हैं, रीसेल के ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी आपसे डिमांड करता है, रेट भी खरीद लिए और आपको किसी ने बोल दिया होम लोन लेकर खरीद लो, अब आप घर भी नहीं बनाइएगा। तो एक होम लोन ले लिए आप 7% पर, 6.45% पर आपको दे दिया, 8% पर आपको दे दिया, तो आप अभी जोड़ रहे हैं 8% पर हमको मिल गया मकान, हम ले रहे हैं। 2 साल के बाद आप मकान नहीं बनाएंगे तो 4% और बढ़ गया, तो 12% हो गया ना। तो अभी आप कहाँ गए बताइए। जो रीसेल जिससे लिए उसको 1000 का 2000 दिए, प्लस उसका प्रॉपर्टी टैक्स दिए, प्लस इधर से ब्याज ले रहे हैं। आपकी किधर से बहादुरी है, कहीं से बहादुरी नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग बोलता है होम लोन ले लो, रेंट पर चला देंगे। बहुत सारे लोग लेते हैं, रेंट पर चला देंगे। प्रैक्टिकली देखा गया है जितना इंटरेस्ट लग रहा है होम लोन पर, उस इंटरेस्ट का बराबर भी रेंट नहीं आता है, उससे कम ही आता है, और वो भी इलीगल आता है, क्योंकि सारे लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, सारे लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा, आप मकान बनाए दूसरे को रहने के लिए दे दिए, उसका बिजली ख़राब हो गया तो बोला बिजली बनवा दीजिए, नाला में पानी नहीं बह रहा है तो आपको बोलेगा नाला साफ़ कर दीजिए। आप सब करते करते आए, इधर बैंक परेशान कर रहा है, उधर आपका रेंटर परेशान कर रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आपको रहने का अगर मकान नहीं है तो होम लोन लीजिए और बनाइए और रहिए। जनरली यही होता है कि मेरे घर के बगल है, ले लेंगे वाली बात वो अभी ज़माना नहीं है। इसलिए आपको सोचकर समझकर ही, सोचने का नहीं है। आप बैंक जाइए, बोलिए मेरा आपसे लोन लिया हुआ है, मैं अभी हम इस तरह रिमॉडलिंग करना चाहते हैं, हमको थोड़ा और पैसा चाहिए। तो बैंक आपको टॉप अप लोन देगी, वो बोलेगी टॉप अप ले लो। टॉप अप मीन्स क्या, जैसे आपका ज़मीन और मकान पहले से 1 करोड़ का वैल्यू का था, आपने मॉर्गेज कर दिया था, आप उसका फिर से आज वैल्यू करेंगे तो हो सकता है 25 लाख बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो 1 करोड़ 25 लाख का आपका सिक्योरिटी हो गया। अब 10 बरस से लोन चुकाते आ रहे हैं, 30 लाख रुपया चुका दिए हैं उसमें। तो बैंक क्या करेगी, आपका 30 लाख चूक गया, वो 30 लाख प्लस जितना वैल्यू बढ़ गया उसका जो डिफरेंस है उतना आपको फिर इसी ज़मीन मकान को मॉर्गेज करके दे देगी, बोल देगी जाओ भाई ले जाओ मकान, अपना रीस्ट्रक्चर कर लो, स्टैंडर्ड बना लो। इसको टॉप अप लोन कहेंगे।
आप खुशी से ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टॉपअप लोन का रेट, होम लोन आपका 7% था, 8% था, लेकिन जब टॉपअप ले लिए तो इस पर 3 या 4% आपको ज़्यादा लेगा बैंक। वो सिक्योर्ड लोन भी है, आप लेने जाएंगे पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। तो आपको ये भी सोचना है कि हमको रिमॉडलिंग, लेकिन रिमॉडलिंग हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लिया आपने मकान कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर ही मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, अभी आपको बेटा को पढ़ने जाना है अमेरिका, उसको अभी 25 लाख रुपये चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं क्या करूं, 25 लाख रुपया कहाँ से दूं, मेरा होम लोन पहले से चल रहा है, सारे डिडक्शंस उसी में सैलरी जा रहे हैं, मेरी इनकम जा रही है, बेटा को अब नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर घबराने का नहीं है, अब फिर बेटा के बैंक के पास जाइए, बोलिए यही मकान आपसे हमने लोन लिया, इस पर हम पैसा दे रहे हैं, आज तक 30 लाख दे दिए, थोड़ा ज़मीन का मकान का दाम भी बढ़ गया, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने जाने वाला है, 25 लाख रुपया चाहिए। तो बैंक को बोलिए कि इसी मकान को फिर से मॉर्गेज करो या उसका एक्सटेंशन दे दो और हमको 25 लाख रुपया दो, तो फिर आपको 25 लाख रुपया बैंक दे देगी, आपका बेटा पढ़ने भी चल जाएगा। कहने का मतलब कि बैंक से आपने जो संपत्ति बना लिया और एक बार बनाकर अगर आप पैसा देते जा रहे हैं रेगुलरली, तो वही मकान आपका सिक्योरिटी बनकर आगे भी लाभ दे रहा है। फिर जितना चुका भी है उसी में आपको रिशेड्यूलिंग हो, फिर से दोबारा पैसा मिल गया अपग्रेडेशन के लिए, फिर उसी को मॉर्गेज किए, बेटा भी आपका पढ़ने चला गया। तो होम लोन में ये सब आगे फ्यूचर का अच्छा है। तो ये अभी क्या है, पहले प्लास्टर होता है और जो पहले से ज़मीन लिया 1000 रुपये स्क्वायर फीट खरीदे हुआ है, आज मोहल्ला बस गया, वैल्यू हो गया 2000 रुपया हो गया। तो जब वो आदमी ज़मीन आपको बेचेगा तो उसको एक स्क्वायर फीट पर 1000 रुपया का आमदनी बढ़ेगा। तो सरकार उसको क्या करेगी, उस 1000 रुपये की आमदनी पर प्रॉपर्टी टैक्स लेगी, 20% मान लिया, तो 1000 का 20% उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ही ज़मीन आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उसमें उसका हिसाब होगा, कैलकुलेशन होगा, आपने ख़रीदा था 1000 में, बेच रहा है 2000, आपको प्रॉफिट 1000 के 20% हमको प्रॉपर्टी टैक्स अभी जमा कराकर डीडी बनाकर जमा कीजिए, रसीद यहाँ लाइए। तो जो रीसेल करने वाला है, रीसेल ज़मीन वाला को वो देना है। प्रैक्टिकली आपको क्या बोलेगा रीसेल वाला, नहीं, वो जो 1000 बीच में जो प्रॉपर्टी टैक्स हमको लगने वाला है उसका 20% आप हमको इलीगली दे दीजिए, क्योंकि वो टैक्स हमको लगने वाला है, हम नहीं देंगे। तो आपके साथ क्या दिक्कत है, आप 2000 रुपीज़ के हिसाब से ज़मीन खरीद रहे हैं और वो बोलता है इलीगल पैसा लाओ। आप इलीगल कहाँ से देंगे, उसको तो अपने फ़ायदा से मतलब है ना। तो आपको इस बात को सोचना है कि नहीं, हमारा रेट यही है, यही लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स आपका है, आप जानिए। लेकिन इस बात पर बहुत प्रैक्टिकली मार्केट में ये होता है, वो लोग बोलता है नहीं इतना टैक्स लगने वाला, आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा, अब आप सोचिए आप कोई रीसेल ज़मीन लेते हैं, रीसेल के ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी आपसे डिमांड करता है, रेट भी खरीद लिए और आपको किसी ने बोल दिया होम लोन लेकर खरीद लो, अब आप घर भी नहीं बनाइएगा। तो एक होम लोन ले लिए आप 7% पर, 6.45% पर आपको दे दिया, 8% पर आपको दे दिया, तो आप अभी जोड़ रहे हैं 8% पर हमको मिल गया मकान, हम ले रहे हैं। 2 साल के बाद आप मकान नहीं बनाएंगे तो 4% और बढ़ गया, तो 12% हो गया ना। तो अभी आप कहाँ गए बताइए। जो रीसेल जिससे लिए उसको 1000 का 2000 दिए, प्लस उसका प्रॉपर्टी टैक्स दिए, प्लस इधर से ब्याज ले रहे हैं। आपकी किधर से बहादुरी है, कहीं से बहादुरी नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग बोलता है होम लोन ले लो, रेंट पर चला देंगे। बहुत सारे लोग लेते हैं रेंट पर चला देंगे। प्रैक्टिकली देखा गया है जितना इंटरेस्ट लग रहा है होम लोन पर, उस इंटरेस्ट का बराबर भी रेंट नहीं आता है, उससे कम ही आता है, और वो भी इलीगल आता है, क्योंकि सारे लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, सारे लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। मॉडलिंग कीजिएगा तो उसमें पैसा लगेगा ना। तो फिर आप सोचिएगा ये पहले से बैंक से लोन लिए हुए हैं, उसका लोन तो चुका ही नहीं, फिर इसमें रिमॉडलिंग कहाँ से कैसे करें, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा।
मन में सोचिएगा। तो इसके लिए सोचने का नहीं है, आप बैंक जाइए, बोलिए मेरा आपसे लोन लिए हुआ है, मैं अभी अभी हम इस तरह रिमॉडलिंग करना चाहते हैं, हमको थोड़ा और पैसा चाहिए। तो बैंक आपको टॉपअप लोन देगी। वो बोलेगी टॉपअप ले लो। टॉपअप मीन्स क्या, जैसे आपका ज़मीन और मकान पहले से 1 करोड़ का वैल्यू का था, आपने मॉर्गेज कर दिया था, आप उसका फिर से आज वैल्यू करेंगे तो हो सकता है 25 लाख बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो 1 करोड़ 25 लाख का आपका सिक्योरिटी हो गया। अब 10 बरस से लोन चुकाते आ रहे हैं, 30 लाख रुपया चुका दिए हैं उसमें। तो बैंक क्या करेगी, आपका 30 लाख चूक गया, वो 30 लाख अब प्लस जितना वैल्यू बढ़ गया उसका जो डिफरेंस है उतना आपको फिर इसी ज़मीन मकान को मॉर्गेज करके दे देगी, बोल देगी जाओ भाई ले जाओ मकान, अपना रीस्ट्रक्चर कर लो, स्टैंडर्ड बना लो। इसको टॉपअप लोन कहेंगे, आप खुशी से ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टॉपअप लोन का रेट, होम लोन आपका 7% था, 8% था, लेकिन जब टॉपअप ले लिए तो इस पर 3 या 4% आपको ज़्यादा लेगा बैंक। वो सिक्योर्ड लोन भी है, आप लेने जाएंगे पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। तो आपको ये भी सोचना है कि हमको रिमॉडलिंग, लेकिन रिमॉडलिंग हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लिया आपने मकान कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर ही मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, अभी आपको बेटा को पढ़ने जाना है अमेरिका, उसको अभी 25 लाख रुपये चाहिए। अब आप सोचेंगे मैं क्या करूं, 25 लाख रुपया कहाँ से दूं, मेरा होम लोन पहले से चल रहा है, सारे डिडक्शंस उसी में सैलरी जा रहे हैं, मेरी इनकम जा रही है, बेटा को अब नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर घबराने का नहीं है, अब फिर बेटा के बैंक के पास जाइए, बोलिए यही मकान आपसे हमने लोन लिया, इस पर हम पैसा दे रहे हैं, आज तक 30 लाख दे दिए, थोड़ा ज़मीन का मकान का दाम भी बढ़ गया, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ने जाने वाला है, 25 लाख रुपया चाहिए। तो बैंक को बोलिए कि इसी मकान को फिर से मॉर्गेज करो या उसका एक्सटेंशन दे दो और हमको 25 लाख रुपया दो। तो फिर आपको 25 लाख रुपया बैंक दे देगी, आपका बेटा पढ़ने भी चल जाएगा। कहने का मतलब कि बैंक से आपने जो संपत्ति बना लिया और एक बार बनाकर अगर आप पैसा देते जा रहे हैं रेगुलरली, तो वही मकान आपका सिक्योरिटी बनकर आगे भी लाभ दे रहा है। फिर जितना चुका दिए उसी में आपको रीशेड्यूलिंग हो, फिर से दोबारा पैसा मिल गया अपग्रेडेशन के लिए, फिर उसी को मॉर्गेज किए, बेटा भी आपका पढ़ने चला गया। तो होम लोन में ये सब आगे फ्यूचर का अच्छा है। तो ये कब हो रहा है, जब आप होम लोन ले करके होम बना लिए अच्छा से और आप इंस्टॉलमेंट हर महीना दे रहे हैं, तो ये एक सिक्योरिटी आपको कितने आगे तक चली जाएगी। अभी अब प्रैक्टिकली क्या है, लोग बोलता है हम ले रहे हैं तुरंत ही सधा देंगे, मेरे पास आमदनी है, हम 30 साल का ले लेते हैं, 30 साल के लिए बैंक देगी, हम 10 साल में चुका देंगे। मेरा अपना एडवाइस है, क्यों 10 साल में चुका देंगे, 30 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट है, तो अब 30 ईयर्स में देंगे। मान लिया 50,000 रुपया का आप महीना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आप 1.5 लाख देने लगेंगे, 1 लाख एक्स्ट्रा आप देंगे तो 1 लाख रुपया में और जगह जो अगल बगल का आपका विकास डेवलप होने वाला है वो रुक जाएगा ना। आपके पास 1.5 लाख है, अच्छी बात है, आप 50,000 ही बैंक को दीजिए, अगर 1 लाख बच गया तो आप दूसरा व्यापार बगल में कर सकते हैं ना। आप बिजनेसमैन हैं, मान लिया आप गाय पोसते हैं, दूध बेचते हैं, तो गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद उधर बनाना शुरू कर दीजिए, फिर गाय के गोबर दूध से घी बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी कारोबार बढ़ जाएगी ना। तो अब कर्जा लिए हैं तो क्या ख़राब बात है, बैंक जितना ले रहा है उतना आप देते चलिए, जो एक्स्ट्रा बचे वो आपके एक्स्ट्रा डेवलपमेंट में काम आएगा। इसलिए मेरा जो अपना विचार है उसमें समझदारी यही है कि जितना इंस्टॉलमेंट है उससे ज़्यादा पैसा नहीं दीजिए, लेकिन एवरी मंथ दीजिए, मन में किसी तरह का ही नहीं, और जो पैसा बचे आप साइड में व्यापार कीजिए। बट भी आपको ध्यान देना है, ब्याज दर लगभग सब बैंक का बराबर ही होता है, बस वो रिपोर्ट निर्धारित करता है सिविल रिपोर्ट पर, आपका सिविल रिपोर्ट क्या है और अमाउंट क्या है। लेकिन सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी बैंक हो उसे मतलब नहीं है, लगभग सबका बराबर ही होता है। अब एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, मान लिया कोई आपका घर का आदमी फॉरेन में रह रहा, ऑस्ट्रेलिया चला गया या फ्रांस या जर्मनी अमेरिका कहीं चला गया,
तो वहाँ का जो पैसा का वैल्यू है वो तो पैसा उतना ही कमा रहा है जितना आप यहाँ जिस हिसाब से आपका खाना पीना का है। लेकिन वो दूसरे देश का पैसा जब इंडिया आएगा ना, तो इंडिया में हो सकता है वो बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? क्योंकि वहाँ का पैसा का वैल्यू ज़्यादा है। तो कोई आदमी मान लिया दूसरे कंट्री में है, इंडिया में है, वो चाह रहा है कि हम ज़मीन मकान खरीद लें, मेरा संपत्ति अर्जित कर ले। वो भी चिंतित होगा, हम क्या करें, पैसा तो है लेकिन इंडिया में बना नहीं सकते हैं, फिर बार बार आ नहीं सकते हैं, कहाँ ज़मीन देखें, क्या करें, कैसे रजिस्ट्री कराएं। तो इसके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी। कोई भी आदमी जो दूसरे देश में है वो पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया में अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे सकता है कि वो आदमी मेरे बदले में ज़मीन खरीद ले, मकान बना ले, सब कुछ कर ले, और लेकिन बेचे नहीं। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए क्या होता है कि जो दूसरे कंट्री में है वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जाएगा, एम्बेसी में देगा, फिर डेबिट करके देगा, ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, हम अपने माँ को, भाई को, पिता को देने वाले हैं। वहाँ साइन कर देगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जहाँ पर जो आदमी इंडियन का सिग्नेचर का जगह है वो खाली रहेगा। वो पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया आएगा, जिसके नाम से वो है अटॉर्नी, वो आदमी वहाँ साइन करेगा, कोर्ट में जाकर देकर रजिस्टर्ड करवा देगा इंडिया में। वो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया। उसके बाद उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वो उसका ज़मीन मकान खरीद सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है, मकान भी ले सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो लोग दूसरे में भी देश में भी हैं उनका भी ज़मीन मकान यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा लिया जा सकता है। उसके लिए टेंशन मोलने का नहीं है। अब चलिए मकान का मॉर्गेज। जो मकान और ज़मीन लेंगे आप या उस पर मकान बनाएंगे वो बैंक मॉर्गेज कर लेगी। मॉर्गेज कैसे करेगी? तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो है या स्टेट जो है वो है, उस गवर्नमेंट ने एक लिस्ट में बना रखा है। यहाँ पर अगर ओरिजिनल डीड दे दिया जाए बैंक को और उसको लिख कर दे दिया जाए, मैं खुशी से स्वेच्छा से इस ओरिजिनल डीड को दे रहा हूँ, आप मेरा मॉर्गेज कर लीजिए, मैंने आपसे लोन लिया है, तो वो जहाँ दे देंगे वो मॉर्गेज हो जाएगा। लेकिन कभी कभार रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी होता है। बैंक बोलती है रजिस्टर्ड मॉर्गेज करेंगे, तो कोर्ट में जाकर मॉर्गेज करना पड़ता है बैंक के नाम से कि आप ये ले लीजिए। बैंक क्यों मॉर्गेज कराती है? क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए। बहुत सारा बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज पर आ जाइए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन में कम लगता है, लोग को ज़्यादा फायदा है। तो प्रोसेसिंग चार्ज बैंक का अलग अलग होता है, ये आपको पता कर लेना है। कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में कोई बैंक ऑफ़र निकालती है, इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में हमारे यहाँ से अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपसे प्रोसेसिंग चार्ज हम नहीं लेंगे या आधा लेंगे या कम ही लेंगे। तो जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज पर भी ध्यान दीजिए, किस बैंक का कितना है। इसके अलावा इंश्योरेंस, मकान का जो आप बनवा कर ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस बैंक करवा लेती है अपने फेवर में, 12 साल का होता है, 30 साल का होता है। कोई लोग बोलता है पैसा नहीं है, कम में कर दीजिए। तो इंश्योरेंस जब होता है ना, तो मेरे विचार से आप बैंक को बोलिए कि मेरे मकान का इंश्योरेंस आप करा ही रहे हैं, उसमें मेरा भी या मेरे फैमिली का भी कर दीजिए, बोरोवर का भी कर दीजिए। हमारा भी करने से क्या होगा, अगर उसमें आपका बीमा भी रहेगा और आप एक्सपायर हो गए तो फिर बैंक आपके ज़मीन मकान से पैसा वसूली नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपका बाल बच्चा, परिवार, फैमिली का मेंबर रहता है। आप मर जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा बैंक लेगी कि भाई उस लोन के साथ में बोरोवर का भी हमने इंश्योरेंस कराया था। तो क्या होगा, आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा, बैंक को मिल गया, बैंक आपका मकान छोड़ दिया, आप मर गए तो मर गए, आपका परिवार तो उसमें रहेगा ना। तो ऐसा हो आप अपना इंश्योरेंस नहीं कराए और आप मर गए तो बैंक आपके परिवार तो कोई लोन नहीं देगा, लेकिन वो ज़मीन मकान तो बैंक का मॉर्गेज है ना। तो आप अपने गए पीछे से परिवार को भी ले जाइएगा क्या? इसलिए जब इंश्योरेंस कराइए तो बैंक को रिक्वेस्ट करके अपना पर्सनल ज़रूर करवा लीजिए। तो उसमें पैसा तो आपको लगता ही है, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आप खुद को हो लीजिए कि आपका परिवार सिक्योर्ड रहे। घर रहना हर आदमी को ज़रूरी है, आपके लिए, आपके बाल बच्चे। ठीक है।